फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 16वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, आपको इस स्टोरी में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, स्टोरी को फुल वॉच भी करना। आस्था की ऐसी हालत देखकर दादाजी तो बिल्कुल हैरान हो गए। वो कभी अंश को देखते तो कभी आस्था को। तभी अंश ने मारिया को कुछ इशारा किया तो मारिया ने आस्था को अपनी गोद में उठाया और मेंशन में बने मिनी हॉस्पिटल में लेकर चली गई। अब तक वहाँ डॉक्टर की टीम पहुँच गई थी और उन्होंने जल्दी से आस्था का ट्रीटमेंट करना भी शुरू कर दिया था। तभी दादाजी ने आहान से कहा, रश्मि को कॉल करके घर आने को बोलो। उनकी बात पर आहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। करीब आधा घंटा तक डॉक्टर ने आस्था को अच्छी तरह से चेक किया और वो मिनी हॉस्पिटल से बाहर आ गई। डॉक्टर को देखकर दादाजी ने पूछा, क्या हुआ? हमारी बेटी को ठीक तो है ना वो? डॉक्टर ने कहा, हमने उन्हें चेक कर लिया है। शायद उन्होंने कुछ खाया नहीं है और उन्हें किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिस वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। अगर यही हाल रहा तो वो डिप्रेशन में भी जा सकती है, जो उनके लिए सही नहीं होगा। आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए और जो वो चाहती है वो काम कीजिए। अभी डॉक्टर अपनी बात के ही रहे थे, तभी अंश उसे घूरते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रख कर गुस्से में बोला, उसे कैसे खुश रखना है, क्या करना है, वो सब हम देख लेंगे। आपको यहाँ उसका इलाज करने के लिए बुलाया गया है, एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर उस डॉक्टर के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया। वहीं अंश की बातों से दादाजी का गुस्सा बढ़ गया। वो जल्दी से अंश के सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ अंश के गाल पर जड़ दिया। ये सब बहुत अचानक हुआ था, जिस वजह से टाइगर और मारिया ने दादाजी को दोनों तरफ से घेर लिया और अपनी गन निकालकर दादाजी पर तान दी। ये देखकर ध्रुव और आहान ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आहान ध्रुव के पास आया और धीमी आवाज में बोला, भाई के गार्ड्स ने तो दादाजी पर ही गन तान दी, अब क्या होगा? वहीं अंश ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मारिया और टाइगर को गन नीचे करने का इशारा किया तो दादाजी ने अंश की तरफ देखकर बेरुखी से कहा, क्यों? क्या हुआ? क्यों रोक दिया इन दोनों को? अच्छा, तुझे डर लग रहा है कि ये मेरी जान ले लेंगे? कम से कम ये सब देखने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। उस बच्चे के सपने के बीच आ रहा है तो अगर ऐसे ही रहा तो वो मर जाएगी। ये बात तुझे समझ नहीं आ रही है क्या? दादाजी की बात सुनकर अंश ने डेंजरस तरीके से उनकी तरफ देखा और नफरत से बोला, अगर वो मरना ही चाहती है तो मर जाए, लेकिन वो इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। इतना कहकर वो तेज कदमों के साथ वहां से बाहर चला गया। मारिया और टाइगर भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गए। अब दादाजी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश कभी आस्था की तकलीफ समझ पाएगा? क्या करेंगे अब दादाजी? इसे देखकर आहान और ध्रुव उनके पास गए और उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी। वहीं अंश गार्डन में आया और उसके कदम रुक गए। उसके कानों में डॉक्टर की कही बातें गूंज रही थी। वो जल्दी से
अपनी कार में बैठा और उसने अपनी कार फार्म हाउस की तरफ दौड़ा दी। कुछ देर बाद उसने फार्म हाउस से थोड़ी दूरी पर एक अनजान जगह आकर अपनी कार रोकी। ये हाईवे के पास का सुनसान रास्ता था। एक साथ 3-4 गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनकर वहाँ खड़े 2 लड़कों ने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़के कोई और नहीं, आकाश और सुमित थे। सुबह से ही वो मेंशन से निकल गए थे। उन्हें कुछ ज़रूरी काम निपटाना था। तभी अंश कार से बाहर आया और तेज कदमों से उन दोनों के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके पीछे-पीछे टाइगर, मारिया और कुछ गार्ड्स भी आ गए। तभी आकाश ने उसे इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा, यही 7 लोग हैं अबीर सिंह राठौर के, जिन्होंने कुछ दिनों पहले हमारे आश्रम की एक लड़की जो अपना काम खत्म करके वापस आश्रम लौट रही थी, उसके साथ इन्होंने जबरदस्ती की थी। दरअसल इन 7 लोगों के बारे में आकाश और सुमित को पहले ही पता चल गया था। अंश के आसपास क्या हो रहा है, कौन उस पर नजर रख रहा है, कौन उसके पीछे साजिश कर रहा है। सुमित और आकाश इन सब की खबर रखते थे। पहले तो ये आदमी आकाश को चकमा देकर भाग गए थे, लेकिन आज फाइनली आकाश और सुमित ने इन्हें पकड़ लिया था और उन्हें अंश के फार्म हाउस के बाहर वाले जंगल में ले जाकर बांध दिया था। अंश ने उन आदमियों को देखा और अगले ही पल उसने टाइगर को कुछ इशारा किया, तो टाइगर ने आगे बढ़कर 7 आदमियों की हाथों की रस्सी खोल दी और उनकी आंखों से पट्टी हटा दी। सबने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर जैसे ही सामने देखा, तो सबने अंश कपूर को देखकर उनके होश उड़ गए। वो कुछ कहते उससे पहले ही अंश ने 2 लोगों के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारे और फिर उन पर लात और पंच की बारिश कर दी। देखते ही देखते उसने उन सब की पिटाई करनी शुरू कर दी थी। तभी उन आदमियों में से एक ने जमीन पर पड़ी आकाश की गन उठाई और घबराते हुए बोला, मैं गोली चला दूंगा। उसकी बात सुनकर अंश, जिसने अभी एक आदमी का हाथ मोड़ दिया था, वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ उस धमकी देने वाले आदमी को देखने लगा। उसे ऐसे देखकर उस आदमी ने झट से अपने सिर पर गन पॉइंट कर ली और गोली चला दी। अगले ही पल उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसे इतनी आसानी से मरते देखकर अंश के होठों की मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी तुम सबको। इतना कहकर वो जमीन पर पड़े आदमियों के पेट पर किक करने लगा। एक बार फिर से वो बाकी 6 लोगों पर टूट पड़ा था। उन लोगों के अधमरे होने के बाद भी अंश उन पर हैवानियत दिखा रहा था। वो लगातार उनके शरीर पर वार कर रहा था। अगर कोई नॉर्मल इंसान इस वक्त अंश को देख लेता तो उसकी तो हार्ट अटैक से ही जान चली जाती, लेकिन मारिया और टाइगर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अंश को हैवानियत करते हुए देख रहे थे। अंश ने बहुत देर तक उन लोगों को टॉर्चर करने के बाद उन्हें अधमरा करके छोड़। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उनकी जान जा सकती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर कौन है अबीर सिंह राठौर? क्या दुश्मनी है अंश की अबीर के साथ? तभी अंश ने मारिया और टाइगर की तरफ देखते हुए कहा, इनको इनके मालिक अबीर सिंह राठौर के पास भिजवा दो। उसकी बात सुनकर टाइगर और मारिया ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी सुमित ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अंश की फिक्र हो रही है, लेकिन ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि अंश का पास्ट कैसा है, जिस वजह से उसे क्रिमिनल से
इतनी ज्यादा नफरत थी। बात मारिया के कानों तक भी पहुंच गई थी और मारिया मुस्कुरा रही थी। दरअसल अबीर सिंह राठौर बहुत ही खतरनाक इंसान था, इतना स्मार्ट कि उसे देखकर कोई भी लड़की अपना दिल हार जाए। लेकिन वो जितना स्मार्ट था उतना ही खतरनाक और खूंखार भी था। साथ ही अंश का वो जानी दुश्मन था। उसका राज दूसरे शहर पर चलता था। मारियम टाइगर ने पहले ही एक चॉपर मंगवा लिया था। दोनों ने मिलकर गुस्से से उन सभी आदमियों को चॉपर में फेंका और कुछ ही देर में उनका चॉपर अबीर सिंह राठौर की मेंशन में पहुंच गया। अपने आदमियों की ऐसी हालत देखकर अबीर सिंह राठौर पागल हो गया और उसने अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास को अपने हाथ में ही तोड़ दिया और चिल्लाते हुए बोला, अंश कपूर, अबीर सिंह राठौर तुमसे मिलने आ रहा है। ये कहते हुए अबीर के चेहरे पर कुछ अलग ही तरह की इमोशन थी। वहीं दूसरी तरफ 2 घंटे बाद आस्था को होश आया, लेकिन वो पूरी तरह से खामोश थी। अब तक सुमित, आकाश, देव, रश्मि सब मेंशन पहुंच गए थे, लेकिन आस्था ने किसी से भी कोई बात नहीं की थी। वो बस खाली नजरों से सबकी तरफ देख रही थी, क्योंकि अपने सपने को इस तरह से टूटते देखना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वहीं अंश बेचैनी से अपने रूम में इधर उधर टहल रहा था। 7 लोगों को बेरहमी से मारने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो सीधा वॉशरूम में गया और ठंडे पानी से शावर लेने लगा। शावर लेने के कुछ देर बाद वो रूम में आया तो राजेश अपने हाथ में कॉफी का मग लिए उसके सामने खड़ा था। राजेश को देखकर अंश ने पूछा, क्या आफत को होश आ गया? राजेश ने मायूसी से जवाब दिया, सर, मैम को होश तो आ गया है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही। सब लोग काफी ज्यादा उदास है और दादाजी भी उदास है। उसकी बात सुनकर अंश के माथे पर बल पड़ गए। वो फिक्रमंद होकर बोला, कहीं इस आफत की वजह से मेरे दादाजी की तबीयत खराब ना हो जाए। ये सोचकर वो मिनी हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। मेंशन के एक बड़े से रूम को ही मिनी हॉस्पिटल बनाया गया था। इस टाइम सब लोग वहाँ मौजूद थे। तभी डोर ओपन करके अंश अंदर आ गया। अंदर आकर उसने देखा सब लोग वहीं पर थे और सब अजीब नजरों से उसे ही देख रहे थे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। जैसे ही आस्था की नजर अंश पर गई, उसने डर से रश्मि का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर रश्मि ने कहा, अंश, मुझे लगता है अभी तुम्हें आस्था के सामने नहीं आना चाहिए। अभी वो स्टेज से पूरी तरह से बाहर नहीं आई है। उसके बात को अंश ने पूरी तरह से इग्नोर किया और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगा। दादाजी एक साइड उदास होकर खड़े थे। उन्हें ऐसे देखना अंश की बर्दाश्त के बाहर था। साथ ही साथ आस्था का उससे इस तरह से डरना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अंश को देखकर सब धीरे धीरे रूम से बाहर निकलने लगे। अब वहाँ सिर्फ आस्था और अंश ही बचे थे। अंश आस्था के पास आया और धीमी आवाज में बोला, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? तुम स्ट्रेस में हो। तुमने जीने की सो कॉल्ड इच्छा छोड़ दी है। भला ये सब क्यों? अभी तो हमने अपनी लाइफ अच्छी तरह से शुरू भी नहीं की है और तुम इस तरह से डिप्रेस रहोगी तो भला कैसे काम चलेगा? ये कहते हुए वो आस्था का मजाक उड़ा रहा था। वही आस्था जो थोड़ी देर पहले अंश से डर रही थी, अब वो बस खाली नजरों से अंश को देख रही थी। उसने अंश की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या अंश आस्था की नाराजगी समझ पाएगा
क्या आस्था करेगी अंश से बात? आस्था की इस हरकत को देखकर अंश का गुस्सा बढ़ गया। कुछ देर पहले उसने कुछ लोगों को पीट कर अपने गुस्से को थोड़ा शांत किया था, लेकिन अब फिर से उसका गुस्सा बढ़ने लगा। उसने आस्था की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे कोई बात करना चाहती हो? अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। उसकी इस बात का भी आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। अब अंश और भी ज्यादा बुरी तरीके से चिढ़ गया। उसने जल्दी से अपना आईपैड निकाला और उसमें आस्था को एक फुटेज दिखाने लगा। फिर उसने प्यार भरे लहजे में कहा, ये देखो, ये तुम्हारी प्यारी नानी माँ है, जो कि एक्चुअली प्यारी नहीं, डेंजरस नानी माँ है। आफत की नानी माँ, देखो ये क्या कर रही है। घर के पास जो गार्डन है, ये वहाँ टहल रही है। तुम जानती हो नानी माँ के ठीक बराबर में कौन खड़ा है? चलो, तुम नहीं जानती, मैं बता देता हूँ। वो मेरा आदमी है। अभी मैं बस एक इशारा करूंगा, फिर ये तुम्हारी नानी माँ का आखिरी दिन भी हो सकता है। जैसे ही अंश ने आस्था के वीक पॉइंट पर वार किया, आस्था ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मेरी नानी माँ को कुछ मत करना, मेरी नानी माँ को छोड़ दीजिए। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रोते हुए कहा, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे, बस आप प्लीज हमारी नानी माँ के साथ कुछ मत करना। इतना कहकर वो सुबकने लगी। वहीं अंश एक मिस्टीरियस हंसी हंसने लगा। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके आस्था की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हारे मुंह में तो जुबान भी है। अभी थोड़ी देर पहले तो ऐसा लगा जैसे तुम गूंगी हो, लेकिन लगता है मैं गलत था। तुम्हारे मुंह में तो जुबान है। अब ये तुमने जो फालतू की नौटंकी लगा रखी है, इसे बंद करो। अगर तुम मरने के बारे में सोच रही हो तो इस सोच को यहीं रोक दो, क्योंकि तुम्हें तो अभी मेरे साथ जीना है। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम नहीं मरोगी। दरअसल अंश आस्था से ये जानना चाहता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद अंश ने उसे बोलने के लिए फोर्स किया, तो आस्था ने धीरे से कहा, हम कैसे जिए? हमारे जीने की एक आखिरी वजह आपने हमसे छीन ली है। हम सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने तो हमसे हमारा सपना ही छीन लिया। अब बिना सपनों के इंसान भला कैसे जी सकता है? बताइए हमें, आखिर क्या गलती है हमारी? क्या किया है हमने हमारी लाइफ में? आप जैसा इंसान आया, इसमें हमारी क्या गलती है? सब आपसे डरते हैं, हम भी आपसे डरते हैं, लेकिन क्या अब हम सांस भी आपकी मर्जी से लें? उसकी बात सुनकर अंश ने उसके गालों को दबाते हुए कहा, हाँ, अब तुम्हें सांसें भी मेरी मर्जी से ही लेनी होगी, समझी तुम? आस्था ने कहा, आखिर आप चाहते क्या हो? एक बार में फैसला क्यों नहीं कर लेते? पहले तो आप बोल रहे थे कि हम आपसे बोल नहीं रहे, और अब हमने आपसे बात करना शुरू कर दिया है, तो आप बोल रहे हो कि हमारी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने बोलने की? आप इतनी उलझन में क्यों हो? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था जा पाएगी कॉलेज? क्या आस्था मानेगी अंशु की शर्तों को? उसके सवाल को सुनकर एक पल के लिए तो अंशु की बोलती बंद हो गई, क्योंकि आस्था अपनी पलकें ऐसे झपका रही थी जैसे वो और भी बहुत कुछ कहना चाहती हो। तभी आस्था ने कहा, गलत आपके साथ नहीं, हमारे साथ हुआ है, जो हम आप जैसे इंसान की लाइफ में आए, और इसीलिए हम अपने कान्हा जी से कभी बात नहीं करेंगे। हम अपने कान्हा जी से बहुत नाराज हैं। उसकी इस तरह की बेतुकी बातें सुनकर अंश हैरानी से उसे देखने लगा, और फिर कुछ सोचते हुए बोला, क्या तुम सच में
डॉक्टर बनना चाहती हो? आस्था ने मासूमियत से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो अंश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर बनने की इजाज़त दूंगा, लेकिन अगर तुम बाहर जाकर अपनी हद पार नहीं करोगी तो। इतना कहकर वो चुप हो गया। वही आस्था को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया कि वो किस हद को पार करने के लिए कह रहा है। उसने मासूमियत से पूछा, हद पार नहीं करूँगी, लेकिन हम क्या करेंगे? हम तो बस डॉक्टर बनेंगे। हम बाहर डॉक्टर बनने के लिए जाना चाहते हैं, हद पार करने के लिए नहीं। उसे अपनी बात ना समझते देखकर अंश ने झल्लाते हुए अपने मन में कहा, ये लड़की सच में इतनी इनोसेंट है या इनोसेंट बनने का नाटक करती है? लेकिन अगर ये इनोसेंट नहीं है तो इसकी हर बात पर यकीन करने का दिल क्यों करता है? इस वक्त अंशु के दिल में एक अजीब सी उलझन थी। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरे में कहने का मतलब है तुम्हारे आसपास कोई लड़का नहीं होना चाहिए और ना ही कोई लड़की। तुम किसी से बात नहीं करोगी। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो सिविल ड्रेस में मेरे गार्ड्स हमेशा तुम्हारे आस पास रहेंगे, वो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। ऐसे ही अंश ने एक एक करके आस्था के सामने अपनी शर्तों का पहाड़ खड़ा कर दिया था, जिन्हें सुनकर आस्था की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉक्टर बनने नहीं बल्कि किसी दूसरी कैद में जा रही थी, जहाँ अंश के गार्ड्स उसके आस पास रहेंगे। लेकिन फिलहाल आस्था के लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि अंश ने उसे कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी थी। तभी अंश ने शांत लहजे में कहा, दादाजी ने मुझे बताया है कि तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। तुम चाहो तो कल से कॉलेज जा सकती हो। बस याद रखना, 24 घंटे मेरी नज़रें तुम पर रहेगी, और अगर मुझे इस बात पर शक हुआ कि तुमने कुछ भी गड़बड़ की है, तुमने किसी से बात करने की कोशिश की, तो अंश कपूर का डेविल रूप तो तुमने देखा ही है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी आस्था ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, सुनिए। आस्था ने बड़े ही प्यार से अंश को पुकारा था, जिस वजह से अंश के कदम अपने आप ही रुक गए। वो पीछे पलटता उससे पहले ही हाथ था उसके सामने आकर खड़ी हो गई, और उसने बिना सोचे समझे एक झटके में अंश को गले से लगा लिया। आस्था का इसे गले लगाना अंश के लिए तो किसी झटके से कम नहीं था। एक पल के लिए तो वो पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसने हैरान होते हुए खुद से कहा, अभी थोड़ी देर पहले ये लड़की मुझे देखकर कांप रही थी, मेरे सामने बोल भी नहीं पा रही थी, और अचानक से इसने मुझे गले लगा लिया। वहीं आस्था ने खुश होते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखना, अब हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, और अभी हम ये खुशखबरी सबको सुना कर आते हैं, और जल्दी से नानी माँ को भी फ़ोन कर देते हैं। इतना कहकर वो बिना देरी किए रूम से बाहर निकल गई। वहीं अंश तो ऐसे स्टैचू बनकर खड़ा था जैसे उसे 440 वोल्ट का करंट लगा हो। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हो। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, इस आफत के इतना करीब आने से मुझे क्या हो रहा है? इससे पहले भी मैं इसके कितने करीब गया हूँ, लेकिन इस तरह का एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। ये सोचते हुए वो भी वहाँ से बाहर आ गया। वहीं आस्था की टेंशन में सब लोग हॉल में ही बैठे थे और सब परेशान थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था की मासूमियत अंश को पिघला पाएगी? क्या अंश एक्सेप्ट करेगा आस्था को? तभी रश्मि दादाजी के पास आई और उनका हाथ थाम कर
उन्हें दिलासा देते हुए बोली, आप टेंशन मत लीजिए दादाजी, देखिएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी हॉल में आस्था की आवाज गूंज उठी, हाँ जी, ध्रुव जी, सुमित भाई, आकाश भाई, रश्मि दी, दादाजी। उसने एक ही बार में सबका नाम ले दिया था। वो जल्दी से दौड़ती हुई रूम से बाहर आ रही थी। वैसे तो वो अभी काफी ज्यादा कमजोर थी, इसलिए उसे दौड़ते देखकर सब हैरानी से सोफे से खड़े हो गए। तभी दादाजी ने घबराते हुए कहा, आराम से बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वहीं आस्था को तो किसी बात का होश ही नहीं था, क्योंकि इस टाइम वो बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए वो सबको ये खुशखबरी देना चाहती थी। आस्था जो तेजी से भागते हुए आ रही थी, उसे अचानक चक्कर जैसा आने लगा, लेकिन वो गिरती इससे पहले ही मारिया ने उसे संभाल लिया। कुछ पलों के लिए आस्था ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन अगले ही पल वो सीधी खड़ी हो गई और रश्मि के गले लग गई और फिर दादाजी के गले लगते हुए बोली, दादाजी, आपको पता है अंश जी ने हमें कॉलेज जाने की परमिशन दे दी है। अब हम कल से कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। उसने एक ही सांस में अपनी बात खत्म कर दी थी। वही अपनी बात कहते हुए उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी आकाश ने अपने मन में कहा, आज तक अंश ने जितने भी फैसले लिए हैं उन्हें उसने कभी बदला नहीं है, लेकिन आजकल तो वो अपने फैसले भी बदलने लगा है। ये बात थोड़ी अजीब है। वहीं अंशु भी अपना हॉल में अपना लैपटॉप लेकर आ गया था। सब लोग आस्था को देखकर खुश थे। सबको उसके लिए अच्छा लग रहा था कि कम से कम अब वो अपना सपना पूरा कर पाएगी और कॉलेज जा पाएगी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी थी। तभी दादाजी ने नजरें घुमाकर अंशु की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे आस्था की बातों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, लेकिन इस वक्त उसका पूरा ध्यान आस्था की हरकतों पर ही था। इस तरह से सबको खुश देखकर एक पल के लिए तो अंश ने अपने मन में कहा, इस लड़की के आते ही सब बदल रहे हैं। कहीं धीरे धीरे ये लड़की सबको अपने काबू में ना कर ले। तभी ध्रुव और राहान ने जाकर आस्था को साइड हक कर लिया। राहान ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी, बस आप ऐसे ही खुश रहिए। पता है आपको, जब आप उदास होती हो तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही आहान ने ये कहा और आस्था को हक किया, तो अंश की आंखें एक बार फिर से सीरियस हो गई। वो गहरी नजरों से ध्रुव और आहान को देखने लगा। तभी अचानक से ध्रुव की नजर अंश पर गई, तो वो जल्दी से 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। वहीं आस्था ने भी जैसे ही ध्रुव की नजरों का पीछा किया, तो उसकी नजर भी अंश से टकराई। वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई और उसने हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके दिमाग में एक बार फिर से अंश की बातें गूंजने लगी थी, तुम्हें किसी भी लड़के के करीब नहीं जाना है, लेकिन फिलहाल उसके लिए तो यही बड़ी बात थी। उसे कॉलेज जाने की परमिशन मिल गई। तभी दादाजी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, लेकिन बेटा, आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? तुमने अंश को मनाया कैसे? जैसे ही दादाजी ने ये सवाल किया, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या होगा जब अबीर सिंह राठौर की नज़र आस्था पर पड़ेगी? क्या अंश बचा पाएगा आस्था को? आस्था जो अब तक चहक रही थी,
उसने खुश होते हुए कहा, दादाजी, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने तो बस यही बोला कि जैसा अंश जी कहेंगे हम वही करेंगे। बस वो हमें कॉलेज जाने दें। तब अंश जी ने हमें बोला कि हमें उनकी कुछ बातें माननी होंगी और फिर वो हमें कॉलेज जाने देंगे। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोले, फिर क्या हुआ? आस्था की बात सुनकर अंश ने तो अपने सिर पर हाथ रख लिया और अपने मन में बोला, मैंने जो बात बंद कमरे में कही थी, कहीं ये बेवकूफ़ लड़की सबके सामने न कह दे। वो अभी यही सोच रहा था। तभी आस्था ने कहा, अंश जी ने बस इतना बोला कि हमें कॉलेज जाकर लड़कों से दूर रहना है, साथ ही साथ किसी भी लड़के और लड़की से बात नहीं करनी है। जैसे ही आस्था ने अपनी मासूमियत में सबको सारा सच बताया, दादाजी घूर कर अंशु को देखने लगे। वहीं रश्मि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि उसे बहुत हंसी आ रही थी। वो भी बहुत ज़्यादा हंसना चाहती थी। वहीं आहान और ध्रुव इधर उधर देखने लगे। आकाश और सुमित तो हैरानी से अंश को देख रहे थे। सबको अपनी तरफ देखते पाकर अंश सबके पास आया और इधर उधर देखते हुए बोला, सब जाओ अपने अपने रूम में और आराम करो। फिर उसने आस्था की तरफ देखते हुए नाराजगी से कहा, और तुम तो बीमार थी ना? इतनी जल्दी तुम में इतनी ताकत भी आ गई और तुमने फिर से कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। जाओ, जाकर अपने रूम में आराम करो। उसका ऑर्डर सुनकर आस्था ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया और जल्दी जल्दी अंश के रूम की तरफ जाने लगी। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो रुकी और बोली, लेकिन अभी तो हमें अपनी नानी माँ से भी बातें करनी है। नानी माँ जैसे ही ये बात सुनेंगी कि हम कॉलेज जाने वाले हैं और हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने वाले हैं, तो वो तो बहुत खुश हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो। नानी माँ से मैं खुद पर्सनली मिलने जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम ठीक हो और तुम अपना कॉलेज भी ज्वाइन कर रही हो। रश्मि की बात सुनकर आस्था ने अपनी पलकें झपकाई और उसे थैंक यू बोलकर अपने रूम में आराम करने के लिए चली गई। वहीं अब अंश के लिए सबके सामने रुकना मुश्किल हो गया था। वो भी सीधा स्टडी रूम में चला गया और अपना काम करने लगा। कुछ देर तक वो अपना काम करता रहा, लेकिन बार बार उसके कानों में किसी की पायल की आवाज़ आ रही थी। पहले तो उसने उस आवाज़ को इग्नोर किया, लेकिन फिर उसने स्टडी रूम की विंडो की तरफ देखा जो हल्की खुली हुई थी और ये आवाज़ वहीं से आ रही थी। उसने खुद से कहा, ये आवाज़ तो मेरी बालकनी से आ रही है। ये सोचते हुए उसके माथे पर बल पड़ गई। वो जल्दी से सोफे से उठा और विंडो के पास जाकर उसने विंडो पूरी तरह से ओपन की और अपने सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने गुस्से में कहा, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है यहाँ? दरअसल बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और कोई था जो बारिश में डांस कर रहा था। अंश ने अपनी बालकनी की तरफ देखते हुए कहा, ये कौन है? दरअसल जब आस्था अपने रूम में आराम कर रही थी, तभी उसके कानों में बारिश की आवाज़ आई तो उसकी आंखें चमक उठी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर वीर रायचंद कैसे लेगा अंश से अपना बदला और क्या करेगा अब अंश? वीर के साथ बारिश में नहाना और डांस करना ये उसे बहुत पसंद था। उसके गांव में जब भी बारिश होती थी वो अपने घर की छत पर चढ़कर
बहुत मस्ती करती थी। जैसे ही बारिश हुई और बालकनी में पानी आया तो आस्था खुद को रोक नहीं पाई और वो बालकनी का डोर ओपन करके सीधा बालकनी में जाकर भीगने लगी और खुशी से गोल गोल घूमने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, अब मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। वहीं अंश ये समझ पाता कि बालकनी में डांस कर रही लड़की आस्था है। उससे पहले ही टाइगर और मारिया स्टडी रूम में आ गई। टाइगर ने उसे इंफॉर्मेशन देते हुए कहा कि हमें आपसे अबीर सिंह राठौर के बारे में कुछ बात करनी है। उसकी बात पर अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वापस सोफे पर आकर बैठ गया। तो टाइगर ने उसे अबीर सिंह राठौर की सारी इंफॉर्मेशन दी। सारी इंफॉर्मेशन लेकर अंश ने टाइगर और मारिया को उनका काम समझाया और फिर वो अपने रूम की तरफ चला गया। जैसे ही वो रूम में आया उसने देखा आस्था बेड पर नहीं थी। ये देखकर उसकी भौहें तन गई। उसने खुद से कहा, आखिर ये लड़की कहाँ जा सकती है। जब मैंने इसे आराम करने के लिए रूम में भेजा था तो इसे रूम में ही होना चाहिए था। तभी उसके कानों में आस्था के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। ये आवाज उसकी बालकनी से आ रही थी। अंश उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा और जैसे ही उसने बालकनी के बाहर का नज़ारा देखा तो वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। आस्था इस वक्त बहुत ही खूबसूरत डांस कर रही थी और वो खुद से ही गाना गुनगुना रही थी। इस वक्त आस्था बहुत खुश थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अंश की दो काली आंखें उसे ही घूर रही हैं। कुछ देर तक आस्था को घूरने के बाद अंश खुद को रोक नहीं पाया और वो धीमे कदमों से आस्था के करीब जाकर खड़ा हो गया। आस्था जैसे ही डांस करते करते घूमी तो सीधा अंश के सीने से जा लगी। अंश एकटक उसे देख रहा था। अगले ही पल उसने बिना देरी किए आस्था के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। वहीं आस्था समझ नहीं पाई कि अचानक उसके साथ हुआ क्या है। थोड़ी देर में उसे ये समझ आया कि इस वक्त वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। वो जल्दी से अंश से दूर होने की कोशिश करने लगी लेकिन वो अंश को 1 इंच भी हिला नहीं पा रही थी। वहीं अंश तो आंखें बंद किए हुए आस्था की खूबसूरती में खो जाना चाहता था। तभी आस्था ने उसकी चेस्ट पर अपने नाखून गड़ाए तो अंश ने अपनी आंखें खोलकर आस्था की तरफ देखा। आस्था अपनी आंखों में आंसू लिए नफरत से उसे ही देख रही थी। आस्था की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर अंश को अचानक ही बहुत बुरा लगने लगा और वो पीछे हटकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आस्था भी रूम में आ गई और वॉशरूम में चली गई क्योंकि इस वक्त वो अकेली रहना चाहती थी। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं अंशु जी को नहीं रोकती तो ना जाने वो मेरे साथ क्या कर देती। वहीं अंशु एक बार फिर से अपने जिम रूम में आ गया था और वो पंचिंग बैग पर जोर जोर से पंच मार रहा था और साथ ही बोले जा रहा था, ये मुझे क्या हो गया था, क्यों मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। उस लड़के को देखकर क्यों मैं इतना पागल हो जाता हूँ, उसके इतने करीब आखिर मैं कैसे जा सकता हूँ। ये कहते हुए वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। कुछ ही देर में पूरा पंचिंग बैग पिचक गया क्योंकि अंश का भारी भरकम हाथ जैसे जैसे उस पर पड़ रहा था वैसे वैसे उसकी हवा निकल रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब अंश को अपनी फीलिंग्स का एहसास होगा? क्या आस्था रुकेगी अंश के पास? तभी अंश रुका और उसने गहरी सांस ली। फिर उसने खुद को
शांत करते हुए सख्त आवाज में कहा, मुझे वो कंट्रोल नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। वो सिर्फ मिसेस अंश कपूर है और उसे मेरे काबू में रहना होगा। जो मैं कहूँगा उसे वही करना होगा, लेकिन इस तरह से वो मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर पाई। एक बार फिर वो खुद को समझाते हुए अपने रूम में जाने लगा। वही रश्मि नानी माँ से मिलकर आस्था के कॉलेज जाने के बारे में बताने के लिए मेंशन से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन आज वो अपनी स्कूटी साथ नहीं लाई थी, क्योंकि आहान ने उसे इमरजेंसी में कॉल किया था कि आस्था की तबीयत खराब है। इसलिए वो सीधा कैब लेकर मेंशन आ गई थी। मेंशन से बाहर आकर उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं फिर से कैब बुक कर लेती हूँ। ये सोचते हुए वो अपने फ़ोन निकालकर कैब बुक करने लगी। तभी आकाश वहाँ आया। उसके साथ सुमित भी था। सुमित ने जैसे ही रश्मि को देखा, उसने फिक्रमंद होकर पूछा, रश्मि, तुम कहाँ जा रही हो? अभी बहुत तेज बारिश होने वाली है। आ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। उसकी बात सुनकर रश्मि ने कार के अंदर देखा तो आकाश कार ड्राइव कर रहा था। उसने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं सुमित भाई, मैं चली जाऊंगी। मैंने कैब बुक कर ली है, वो बस आती ही होंगी। उसकी बात सुनकर सुमित ने सॉफ्ट लहजे में कहा, रश्मि, तुम क्यों जिद कर रही हो? आ जाओ ना, हम छोड़ देंगे। अब रश्मि के पास मना करने का कोई रीजन नहीं था। उसने खुद से कहा, सुमित भाई तो है साथ, उस खड़ूस के साथ अकेली थोड़ी ना हूं मैं। ये सोचते हुए वो जल्दी से बैक सीट पर जाकर बैठ गई। तभी सुमित ने पूछा, अच्छा बताइए, कहाँ छोड़ना है तुम्हें? रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैंने आस्था से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी नानी माँ से मिलने जाऊंगी, तो आप मुझे आस्था के घर छोड़ दीजिए। उसने एक ही सांस में सारी बात कह दी थी। तभी आकाश ने गाड़ी स्टार्ट की और वो वहां से निकल गए। ड्राइव करते हुए आकाश बार बार रश्मि को फ्रंट मिरर से देख रहा था, लेकिन रश्मि ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वो बस सड़क पर चल रहे लोगों की तरफ देख रही थी। वहीं सुमित लगातार आकाश और रश्मि को देख रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि वो कबाब में हड्डी बनने का काम कर रहा है। वैसे भी आस्था के घर का सफर 30 से 40 मिनट का होने वाला था। ये सोचकर उसने अचानक किसी को मैसेज किया और अगले ही पल उसका फोन बजने लगा। उसने फोन ने कान पर लगाया और बोला, हाँ बोलो, क्या हुआ? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोलकर उसने आकाश की तरफ देखकर सीरियस टोन में कहा, यार, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। होटल से फ़ोन था। मेरे इम्पोर्टेंट क्लाइंट आए हुए हैं। मुझे उनके साथ एक मीटिंग करनी है। वैसे भी आस्था के घर पर जाने में हमें आधा घंटा लग जाएगा। इस बीच मेरा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तुम एक काम करो, रश्मि को आस्था के घर छोड़ दो। तब तक मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। उसकी बात सुनकर आकाश ने रोड के एक साइड गाड़ी रोक दी तो सुमित कार से बाहर आ गया। उसे जाते देखकर रश्मि के तो होश उड़ गए। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कुछ सोचती उससे पहले ही आकाश ने कार स्टार्ट करी और आगे बढ़ा दी। अब रश्मि को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ी दूर जाकर आकाश ने कार रोकी और साइड मिरर से रश्मि की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आकर बैठो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या करेगी अब रश्मि आकाश के साथ? क्या आकाश कभी रश्मि को समझेगा? उसकी बात पर रश्मि ने नाराजगी से कहा, मैं पीछे ही ठीक हूँ और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है
आपको अपना ड्राइवर बनाने की। इतना बोलकर उसने मुंह बना लिया। तभी आकाश गाड़ी से बाहर आया और सीधा उसने बैक सीट का डोर ओपन किया और रश्मि को अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसने जबरदस्ती रश्मि को फ्रंट सीट पर बैठाया। अब रश्मि पूरी तरह से शांत थी। वह आकाश को काफी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही दबकर रह गए थे। अब तक आकाश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और वो कार ड्राइव कर रहा था। तभी उसने ऑर्डर देते हुए कहा, सीट बेल्ट लगा लो। वहीं रश्मि तो कुछ और ही सोच रही थी। उसके कानों में आकाश की आवाज गूंज रही थी। उसे ऐसे देखकर आकाश ने इरिटेट होते हुए कार रोकी और रश्मि की तरफ बढ़ गया। वो रश्मि के एकदम करीब आ गया था। आकाश को अपने इतने करीब देखकर रश्मि एकदम से हड़बड़ा गई। तभी आकाश ने उसका सीट बेल्ट लगाया। एक पल के लिए उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराई, लेकिन अगले ही पल आकाश ने खुद को संभाला और एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने कार स्टार्ट कर दी। वहीं दूसरी तरफ अंश जैसे ही रूम में आया, उसने देखा आस्था ने खुद को चादर से कवर किया हुआ है। उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बेड पर एक छोटी सी गुड़िया पड़ी हो। आस्था को देखकर अंश वॉशरूम में चला गया और फ्रेश होकर वापस रूम में आया। तभी किसी ने डोर नॉक किया। अंश ने डोर पर देखा तो राजेश खाने की ट्रॉली लेकर खड़ा था। उसने अंश की तरफ देखते हुए कहा, सर, मैम के लिए दादाजी ने खाना भिजवाया है। उन्होंने कहा है अभी कुछ दिनों तक मैम को हेल्दी खाना ही खाना होगा, जब तक कि मैम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। उसकी बात सुनकर अंश ने अपने मन में कहा, ये लड़की कहाँ से लोगों को बीमार लग रही है। अभी कुछ देर पहले तो डांस कर रही थी। ये सोचकर उसने एकदम से अपना सिर झटका और राजेश से खाने की ट्रॉली ले ली और उसे वहां से जाने का इशारा किया। तो राजेश चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अंश ने खुद से कहा, अब मैं क्या करूं, इस लड़की को उठाऊं या नहीं। दरअसल अंश के मन में थोड़ी देर पहले आस्था को किस करने का नजारा घूम रहा था, जिस वजह से उसे आस्था को फेस करने में ऑकवर्ड लग रहा था। लेकिन फिलहाल आस्था को उठाना जरूरी था। उसने बेरुखी से कहा, आफत, उठ जाओ और खाना खा लो। आस्था जो जगी हुई थी और वो सोने का नाटक कर रही थी, वो क्योंकि वो अभी अंश को फेस करना नहीं चाहती थी। अंश के ये बोलने पर कि आफत, खाना खा लो, आस्था ने अपने मन में कहा, हमें आफत बोलते हैं, खुद क्या है, राक्षस। लेकिन अगले ही पल उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हिचकिचाते हुए अपने मन में बोली, क्या कर रही है आस्था। अगर तू मन में भी कुछ बोलेगी तो अंशु जी को पता चल जाएगा। इससे अच्छा है तू अपना मुंह बंद रख। तभी अंश एक बार फिर से कड़क आवाज में बोला, आफत, उठ जाओ, वरना मुझे तुम्हें उठाने के और भी तरीके आते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या अंश कभी आस्था को प्यार करेगा? क्या वो पुरानी यादों से बाहर आ पाएगा? अंश ने जैसे ही आस्था को उठने की धमकी दी, आस्था को वो टाइम याद आ गया जब अंश ने उस पर गोली चलाने की कोशिश की थी। अचानक से उसने अपना ब्लैंकेट फेंक दिया और उठकर बैठ गई। उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, हम पर गोली मत चलाना, हमें मत मारना, हम उठ रहे हैं। ये कहते हुए वो जल्दी से बेड पर उठकर खड़ी हो गई। वहीं अंश तो
हैरानी से आस्था को देख रहा था। जिस तरह से आस्था उछलकर खड़ी हुई थी, उस वजह से बेडशीट पूरी तरह से सिमट गई थी। बेडशीट सिमटते देखकर अंश ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोला, बिहेव योरसेल्फ। क्या कर रही हो तुम? आस्था ने कंफ्यूजन से पूछा। हमने क्या किया? इस वक्त आस्था के खूबसूरत लंबे बाल खुले हुए थे जो उसके चेहरे पर आ रहे थे। आस्था इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन फिलहाल अंश ने अपना एरोगेंट बिहेवियर कायम रखते हुए कहा कि क्या कर रही हो तुम? क्या तुम में इतने मैनर्स नहीं हैं कि बेड पर इस तरह से उछल कूद नहीं करते हैं? ये क्या हाल कर दिया है तुमने मेरे रूम का? अभी तुरंत बेड से नीचे उतरो और बेडशीट ठीक करो। उसकी बात सुनकर आस्था ने कहा, लेकिन हमने क्या किया? आप ही ने तो हमें उठाया है। उसकी इरिटेटिंग बातें अंश बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आस्था का हाथ पकड़कर उसे बेड से नीचे की तरफ खींचा। आस्था अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वो सीधा अंश के ऊपर जा गिरी। अंश भी एकदम से अपना और आस्था का वजन संभाल नहीं पाया और वो दोनों फ्लोर पर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। आस्था ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे लग रहा था कि उसे चोट लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो अंश के ऊपर गिरी थी, चोट अंश को लगी थी। आस्था तो बिल्कुल सेफ थी। कुछ देर तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली। ये देखकर अंश ने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती। इस तरह से बेड पर उछल कूद कौन करता है? और क्या तुम ढंग से नीचे नहीं उतर सकती थी? उसकी बात सुनकर आप आस्था को घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने नाटक करते हुए मासूमियत से कहा, आप ही ने तो हमें जोरों से खींचा, जिस वजह से हम गिर गए। और ये देखिए, हमें लगता है हमारी कोहनी में भी चोट लग गई है। दरअसल आस्था को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो फिलहाल चोट का बहाना बनाकर अंश से बचना चाहती थी। वहीं आस्था की बात सुनकर अंश के माथे पर बल पड़ गई। उसने आस्था के गिरने से पहले ही उसे संभाल लिया था। फिर उसे चोट कैसे लग सकती थी, ये सोचकर उसने अचानक से आस्था को पलटकर अपने नीचे कर लिया और शरारती अंदाज में बोला, अच्छा, तुम्हें चोट लगी है? बताओ, कहाँ लगी है चोट? इतना बोलकर वो आस्था के हाथ पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसके ऐसा करते ही आस्था की बॉडी में एक सिरहन दौड़ गई और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसके इस तरह से मचलने पर अंश को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। वो आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। तभी आस्था एकदम से अपने होश में आई और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। उसे इस वक्त बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। उसे रह रहकर शर्म महसूस हो रही थी। तभी अंश ने उसे टॉन्ट करते हुए कहा, मेरे करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। बस हमेशा मुझे सिड्यूस करने की कोशिश करती रहती हो। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी जैसी लड़कियां मुझे जहर लगती है। भले ही तुम्हें मेरे किसी दुश्मन ने नहीं भेजा है, लेकिन जिस तरह से तुम मेरे करीब आ रही हो, उससे मैं ये तो समझ गया हूँ कि शायद तुम मुझ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो। अंश की बातें सुनकर आस्था एकदम हैरान हो गई। उसने अपने मन में कहा, ये कान्हा जी, इस इंसान को खुद को लेकर कितनी बड़ी गलतफहमी है। हाँ, माना ये दिखने में ठीक ठाक ही, लेकिन इसके कर्म तो बिल्कुल राक्षसों वाले हैं। तभी अंश एकदम से उसके करीब आया और उसके बालों को
उसके कान के पीछे किया और अपने होठों को आस्था के कान के पास ले जाकर धीरे से बोला, मेरे कर्म राक्षसों वाले नहीं, उससे भी ज्यादा बुरे हैं। जितना हो सके मुझसे तो तुम दूर रहना और मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। वहीं आस्था एक बार फिर से अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आखिर मारिया और टाइगर एक दूसरे से इतना क्यों चिढ़ते? क्या ये आएंगे कभी करीब? तभी उसकी नजर खाने की प्लेट पर गई। उसे अब समझ आ गया था कि अंश से क्यों उठा रहा था। उसने अपने मन में कहा, वो इतने भी बुरे नहीं हैं जितना बनने की कोशिश करते हैं। खैर जैसे भी हो, मुझे क्या, मैं तो खाना खा लेती हूँ। ये कहते हुए वो खाने पर टूट पड़ी। उसने कुछ ही देर में पूरा खाना खत्म कर लिया। आज आस्था बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि कल उसके कॉलेज का फर्स्ट डे था। इसलिए उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी में खाना खत्म कर लिया था। फिर वो कबर्ड के पास गई और कबर्ड ओपन करते हुए खुद से बोली, कल हम कौन से कपड़े पहनकर जाएंगे? उसके सामने इस वक्त एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े रखे थे। उन कपड़ों को देखकर उसका गला सूखने लगा था। उसने दांतों तले उंगली दबाते हुए कहा, अगर हम पहले दिन ही ब्रांडेड कपड़े पहनकर कॉलेज जाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, हम लोगों को अपनी झूठी इमेज नहीं दिखा सकते। जो हम हैं हम वैसे ही सबके सामने जाएंगे। ये सोचते हुए वो एक एक कपड़े को अच्छे से चेक करने लगी। फिर उसने एक ब्लू रंग का अनारकली सूट निकाला। वो सूट उसे अपने अकॉर्डिंग ठीक लगा था। उसने सूट निकालकर साइड में रखा। फिर उसने चूड़ियाँ, वॉच, साथ ही अपनी एक खूबसूरत सी चेन निकाली। ये उसकी मम्मा की चेन थी और ये उसके पेरेंट्स की उसके पास आखिरी निशानी थी। उसने उस चेन को अपने हाथ में लिया और उसे प्यार से देखने लगी। उसमें ब्लू रंग का स्टोन लगा हुआ था। आस्था को उसका कोई आइडिया नहीं था। उसने खुद से कहा, मुझे अंश जी के आने से पहले सो जाना चाहिए। अगर वो यहाँ आ गए और उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया तो फिर कल मुश्किल हो जाएगी। ये सोचते हुए वो बेड पर जाकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। वहीं अंश इस वक्त अपने घर के तहखाने में खड़ा था। तभी टाइगर उसके पास आया और उसे इंफॉर्मेशन देते हुए बोला, हमने अबीर के 7 आदमियों की खोज खबर ली है। उन आदमियों में से एक भी नहीं बचा है बॉस, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उनमें अबीर का एक कजन भी था जिसकी जान आज गई है। उसकी बात पर अंश ने कहा, मतलब साफ है अब अबीर शांत नहीं बैठेगा। वो कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। इसलिए तुम स्ट्रिक्टली फैमिली के हर मेंबर पर नजर रखो क्योंकि वो किसी को भी अपना निशाना बना सकता है। उसकी बात पर टाइगर ने हिचकिचाते हुए कहा, किंग, एक बात और पता चली है, शायद अबीर आपसे मिलने आ रहा है। उसकी बात सुनकर अंश के होठों पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं उसका इंतजार करूंगा, सारे अरेंजमेंट करो। फिर उसने ध्रुव और सुमित की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव, सुमित, तुम दोनों भी अलर्ट रहना और किसी को लेकर जरा सा भी शक हो तो मुझे बताना। दरअसल अर्श भी अबीर से मिलना चाहता था क्योंकि दोनों को आमने सामने आए काफी वक्त हो गया था। तभी ध्रुव आगे आया और टेंशन में बोला, लेकिन भाई, वीर रायचंद को होश आ गया है और साथ ही ये खबर मिली है कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और जब से डेविड हमारे कब्जे में आया है तब से वीर बौखलाया हुआ है। मुझे लगता है हमें उस पर भी नजर रखनी चाहिए।
जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अंश ने एक पल के लिए अपना सिर झटका और फिर आहान की तरफ देखते हुए बोला, आहान, इस मैटर में तुम्हारा क्या कहना है? आहान ने कहा, जी भाई, ध्रुव सही कह रहा है। इनफैक्ट मुझे भी ये पता चला है कि वीर की मॉम वसुंधरा ने डेविड का प्लान फ्लॉप होने पर गुस्से में अपने 3 आदमियों की जान ले ली है। वसुंधरा का नाम सुनकर अंश ने हंसते हुए कहा, उनकी इतनी औकात नहीं कि वो अंश कपूर तक पहुंच सके। सभी को सबके काम का इंस्ट्रक्शन देने के बाद अंश अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं आहान और ध्रुव, जो हमेशा मस्ती में डूबे रहते थे, इस वक्त उनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोहरी जिंदगी जी रहे हो। जहाँ एक जिंदगी में वो काफी ज्यादा मस्तीखोर थे, वहीं दूसरी जिंदगी में वो काफी ज्यादा सीरियस और खूंखार थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या ध्रुव और आहान को मिलेगी उनकी लाइफ पार्टनर, या होगा इन दोनों के साथ कुछ गलत? तभी ध्रुव ने सुमित की तरफ देखते हुए कहा, भाई, आप आकाश भाई को फोन करके पूरी डिटेल दो। तब तक हम प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या करना है। उसकी बात सुनकर सुमित ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो ध्रुव और आहान अपने रूम की तरफ चले गए। वहीं टाइगर ने एक नज़र मारिया को देखा और वो भी अपने रूम की तरफ चला गया। डेविड का जिक्र आने पर मारिया का दिल थोड़ा भारी हो गया था। उसे मारिया की डिक्शनरी में फीलिंग्स, इमोशंस, इन वर्ड्स की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन डेविड के साथ उसने अपनी लाइफ का काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा था और डेविड हर तरह से उसकी खुशियों की परवाह करता था। कहीं ना कहीं डेविड को खोने का मारिया को थोड़ा दुख था, लेकिन उसने अपने ख्यालों को झटकते हुए कहा, ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं उसके बारे में आज कैसे सोच सकती हूँ? उसकी जान मेरी वजह से ही खतरे में है। फिर उसने अपने ख्यालों को झटका और वो भी वहां से निकल गई। दूसरी तरफ आकाश ने रश्मि को आस्था की नानी के घर पर ड्रॉप कर दिया था और फिर उसने रश्मि की तरफ देखते हुए कहा, तुम बात करके आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूंगा। उसकी बात सुनकर रश्मि ने पूछा, लेकिन आप मेरा इंतज़ार क्यों करोगे? मुझे लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए। मैं कैब से वापस आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर आकाश उसे घूरने लगा। एक पल के लिए तो उसका दिल किया कि वो अपनी कार लेकर वहां से चला जाए, लेकिन फिर इस वक्त जिस जगह पर वो था, वो जगह उसे ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए उसने रश्मि की तरफ देखा और ऑर्डर देते हुए बोला, जितना बोला जाए उतना ही किया करो। जाओ और जाकर मिल आओ। तब तक मैं तुम्हारा यही वेट करूंगा। उसकी बात सुनकर रश्मि धीमे कदमों से आस्था के घर की तरफ बढ़ गई। डोर पहले से ओपन था, इसलिए रश्मि सीधा अंदर चली गई। लेकिन अंदर कदम रखते ही अंदर का नज़ारा देखकर रश्मि एकदम हैरान हो गई। हॉल में नानी माँ अपना बैग पैक करके मायूस होकर खड़ी थी और वो बेबसी से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। वहीं उनका बेटा यानी कि मनोज जी सीमा जी के साथ खड़े थे और वो नानी माँ की तरफ देखकर बोल रहे थे, आप प्लीज गांव चली जाइए, हम नहीं चाहते आस्था के चक्कर में हमारे परिवार की जान खतरे में आए। स्टोरी को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।